नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी की, महाभारत की। जिस तारीख का इंतजार था वो तारीख भी आ गई और मतदाताओं ने अपनी पसंद ईवीएम में बंद कर दी। 28 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जबरदस्त मतदान हुआ। ज्यादातर सीटों पर उतना ही मतदान हुआ जितना कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। मालवा में बंपर मतदान हुआ तो ग्वालियर में मतदान कुछ कम हुआ। दोनों सियासी दल अपने अपने हिसाब से आकलन करने में जुटे हैं। इसे अपने अपने हिसाब से बताया जा रहा है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान न हुआ। अब सवाल यह है, मतदाता ने किसके हक में वोट किया है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। एमपी की जनता जिस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो तारीख आ गई। एमपी में सत्ता पर कौन काबिज रहेगा? क्या कांग्रेस वापसी करेगी या शिवराज के पास ही सत्ता रहेगी? 28 सीटों पर मतदाताओं ने अपना वोट डालकर फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। अब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगी और नतीजे सामने आएंगे। खास बात यह कि जिन 28 सीटों पर मतदान हुआ उसमें से आधी सीटों पर तो सरकार के मंत्री ही चुनावी मैदान में थे। उससे भी खास बात यह कि पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव का इतिहास देखें तो मंत्रियों की जमकर फजीहत हुई है। 2013 में जहां 10 मंत्री चुनाव हारे थे तो 2018 में कुल 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। मंत्री रहकर चुनाव लड़ने से क्या कोई खास फायदा होगा? ऐसा थोड़ा मुश्किल नजर आता है। 2-3 जगहों पर गोलीबारी भी हुई है। हालांकि प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मालवा इलाके की सीटों पर पिछली बार की तरह ही बम्पर मतदान हुआ है। यहां कोरोना का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लोगों में कोई खौफ देखने को नहीं मिला। तो वहीं शहरी, खासतौर पर ग्वालियर की सीटों पर मतदान कम रहा है। चुनाव में वोट करने के बाद माननीय भगवान के सामने ही नतमस्तक नजर आए। तो वहीं प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर शांतिपूर्ण चुनाव कराने की कोशिश करता रहा। सियासी रसाकसी, विवादित बयानों, कोरोना काल में धुआंधार रैलियों के बाद अब मतदान पूरा हो गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और 2 दिग्गजों का बयान भी चुनाव पूरा होने के बाद आया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा जनता ने मुहर लगा दी 7 महीने के कामकाज पर, कार्यकाल पर, और देखिए आप शानदार वोटिंग हुई है, शानदार बीजेपी को जीत मिलेगी। कमलनाथ ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को दुरुपयोग का आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है जमकर। तो अब सवाल यह है कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा था जिसमें चिप है वो हैक हो सकती है, ईवीएम भी हैक हो सकती है। विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं लेकिन भारत में ईवीएम से अभी भी वोटिंग हो रही है। बीजेपी का कहना है कि ये बड़े दोनों दिग्गजों के जो बयान है ये बताता है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है और ऐसे में हार का बहाना, हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, कैसे हार स्वीकारी जाए, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर पर ही पूजा अर्चना में लीन। कमलनाथ भी पूजा अर्चना में ही नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी डबरा की इमरती देवी महिला बाल विकास मंत्री साष्टांग दंडवत करती नजर आई। उनकी भी साख दांव पर लगी है। 3-4 बार की विधायक हो चुकी हैं, दूसरी बार मंत्री बनी है। पहले भी महिला बाल विकास मंत्री थी कमलनाथ सरकार में, शिवराज सरकार में भी महिला बाल विकास मंत्री हैं। क्योंकि अब तो नतीजे 10 तारीख को आ जाएंगे, मतदान पूरा हो चुका है। रिपोर्टें बताती है कि शुरुआत से थोड़ी स्थिति कमज़ोर लग रही थी इमरती देवी की, लेकिन उसके बाद कमलनाथ ने जो विवादित बयान दिया और फिर उसको पूरी बीजेपी ने जिस तरह से भुनाया है, कैश किया है, उसके बाद स्थिति बढ़ती चली गई और फिर जगह जगह खुद इमरती देवी पहुंचती रही। इमरती देवी के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान ने जमकर रैलियां की। करीब करीब औसतन हर सीट पर 3 रैलियां हुई हैं बीजेपी के दिग्गजों की, जबकि कांग्रेस की तरफ से देखें तो औसतन 1 सीट पर 2 रैलियां कांग्रेस नेताओं ने की, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा ये सब रहे। हालांकि बड़ी बात यह कि कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी उसमें कई बड़े नेता तो चुनाव प्रचार के लिए आइए ही नहीं। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हरीश जेवेकर जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब से कुछ देर में हमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हितेश वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी साहब,
उम्मीद जो थी कि कोरोना में कहीं ऐसा ना हो कि लोग डर के मारे ना निकलें, वोटिंग ना हो, करीब करीब 18 वाला जो आंकड़ा था उसी को कोशिश की है पास जाने की। 69% मतदान की अब तक खबर है। 76% मतदान इन्हीं सीटों पर 2018 में हुआ था। ये बंपर मतदान क्या कहता है? देखिए आतिफ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और कि लगभग आंकड़ा वही है। केवल हम ग्वालियर चंबल की कुछ सीटों को यदि छोड़ दें उसमें जरूर कम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो हरीश भाई का क्षेत्र है ग्वालियर चंबल का, वहां थोड़ी हिंसा हुई है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है मालवा और मध्य भारत का, वो पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा है। हाँ। ऐसा देखने में आया है। बाकी हम कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है और हम लोग बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। जैसा हम लोगों का फील्ड एक्सपीरियंस रहा है, दिन भर हम लोग कंट्रोल रूम में से हर एक बूथ पर नजर भी रखे हैं। पोलिंग का जो पैटर्न है उस पर भी हमने नजर रखी है और उस सबको देखते हुए हम बेहद खुश हैं। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जब कांग्रेस हारती है या हारती हुई प्रतीत होती है तो वो लोग बयान देते हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग बेकार है, चुन्नू मुन्नू हो गया चुनाव आयोग, इस टाइप के बयान देते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे पोलिंग डे आता है, पोलिंग डे में वो निराश होते हैं, देखते हैं कि नहीं उनके एरिया के लोग उस प्रकार नहीं निकल रहे हैं या उनको नहीं दिखाई देता है, तो पहले एग्जिट पोल भाप जाते हैं, तो वो फिर बोलना शुरू करते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम बेकार है, ईवीएम हैक हो रही है। फिर तीसरा एक और पड़ाव है जो अब आपकी स्क्रीन जल्दी ही पकड़ेगी, वो है अब वो लाठी डंडों के साथ वो छांटेंगे जिनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, उन सबको वो बिल्कुल सिनेमेटोग्राफिक तरीके से वो जहां पर पेटियां रखी हुई, ईवीएम मशीन्स रखी हुई हैं, वहां पर वो तैनात करेंगे कि साहब वो तो रात को ऐसा कर देंगे तो दिन में ऐसा कर देंगे, तो रोटेशन में पहरा चलेगा, कोई ढोल मंजीरे लेके बैठेगा। तो ये हम लोगों ने इनका सेट ड्रामा देखा है। और उसके बाद जब 10 तारीख को परिणाम आना शुरू होंगे तो सुबह 11-12 बजे तक तो उनका थोड़ा सा वो उत्साह बना के रखेंगे, पर 12 बजे के आसपास फिर धीरे से कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। फिर पता लगेगा कि दिग्विजय सिंह जी दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं और फिर उसके बाद फिर जो असंतुष्ट खेमा है कांग्रेस में, मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। कौन कहता है कि आज तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं हो पाया? आप सुनिए एक एक शब्द को, हितेश वाजपेयी जी को, क्या खूबसूरती से अगले 7 दिनों का टाइम ट्रेवल उन्होंने पूरा कर दिया कि क्या क्या होने वाला है। और रही बात सर मुरैना ग्वालियर चंबल में गोलीबारी की, तो देखिए सर हरीश जी हैं बाहुबली पत्रकार, अगर वहां मौजूद रहते तो एक भी गोली नहीं चलती। भोपाल में मोर्चा संभाले हुए थे तो सरकार की कोशिश होनी चाहिए थी कि गोली ना चले। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं, इनको रहना चाहिए था। हाँ मैं लौटता हूं आपके पास। हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा आपसे एक सवाल। देखिए गोली और जो चली है वो उस पर तो कभी और बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहला सवाल मेरा यही आपसे, 2018 के करीब करीब ही वोटिंग हुई है और इतनी वोटिंग में उस वक्त ग्वालियर चंबल इसी इलाके में बीजेपी को जनता ने नकारा था, कांग्रेस को स्वीकार किया था। लेकिन अब जो स्थिति पलटी है वो ये कि पहले एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत लंबी, करीब करीब 15 साल की, इस बार 7 महीने की सरकार है और उससे पहले दोगुनी यानी कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही है। ये वोटिंग टर्नआउट सियासी दलों के हिसाब से अपने अपने फायदे बता रहे हैं कि ये हमारे लिए है, हमारे लिए है। टोटल तजुर्बा देखें अगर, तो उसमें आपको क्या लगता है ग्वालियर चंबल में वोटिंग कम होना, खासतौर पर जहां निर्णायक सीटें हैं, संख्या जिस हिसाब से है, वो क्या बताता है? आसिफ देखिए, अभी हम वही वर्कआउट कर रहे थे बैठ के, जब डिबेट की बात उठा था जब, और लगातार वर्कआउट मैंने अपने साथियों से बात की, जिलों में मैदानी अफसरों से बात की, तो बड़ा ही असमंजस का फंसा हुआ सा चुनाव दिख रहा है। देखिए आप बिल्कुल जिस तरह से हम परसेंटेज देख रहे हैं, लगभग टच कर रहा है, 1-2% कहीं कहीं कम है, तो वो कोरोना का मान सकते हैं। कहीं ना कहीं जिसको भय होगा वो नहीं निकले मतदान करने, परसेंटेज टच कर रहा है। तो उस समय जो परिस्थिति में वोट डाला था, या तो प्रत्याशी को वोट डाला था या पार्टी को वोट डाला था या फिर किसी विकास के मुद्दों पे वोट डाला था। अब प्रत्याशी बदल गया, पार्टी बदल गई, तो क्या वोट डाला या तो ये परसेंटेज बोलता है प्रत्याशी के लिए वोट गया, जो प्रत्याशी कांग्रेस में था भाजपा के लिए उसके लिए गए, या फिर वोटरों ने पार्टी को वोट डाला, या फिर मुद्दे तो थे ही नहीं, मुद्दों पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, यार टिकाऊ बिकाऊ वाली बात थी, आरोप प्रत्यारोप थे। तो अब इतना फंसा हुआ है, तो इस पे कंक्लूजन करना कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा। आपने जो सवाल किया ग्वालियर चंबल संभाग में, खासकर मुरैना की बात करें तो मुरैना शुरू से एक तरह से बगावत की बात चल रही थी। मुरैना में भारी नाराजगी थी कि जो प्रत्याशी छोड़ के गए उनको लेकर,
तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये बात देखने में आई। ये देखा प्रत्याशियों ने कि जिस समाज के वोट इधर जिस पार्टी को जा रहे हैं उसको रोकने के लिए भय का माहौल बनाया गया। अब इसमें कांग्रेस सफल हुई या भाजपा सफल हुई हम नहीं बोल सकते, ये परिणाम आने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन एक समाज विशेष के पोलिंग बूथों पर यह फायरिंग की गई, समाज विशेष के पोलिंग बूथों पर ईवीएम तोड़ी गई, जिससे ये डिले हो, टाइम कम हो, 6 बजे तक मतदान का समय, तो कम से कम मतदान हो पाए। ये एक स्ट्रेटेजी रहती है, जब आप मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते, मतदाताओं को रोकना होता है, तब स्ट्रेटेजी इस तरह की अपनाई जाती है। चौंकाने वाली बात यह है, पुलिस महकमा लगा हुआ है, 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा है, वहां गोली चल जाती है अंदर मतदान केंद्र में, वहां ईवीएम टूट जाती है, वहां मतलब मारा पीटी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह की आप एक मैसेज दे रहे हैं। मतलब क्या ये बिहार बन गया, क्या यूपी बन गया? हमें दूसरे राज्यों का नहीं नाम लेना चाहिए, पर नाम इसलिए ले रहे हैं कि अक्सर घटनाएं वहां ज्यादा घटनाएं सामने आती रही हैं। ठीक बात है। हरीश जी, मैं छोटा सवाल आपसे एक और पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं हितेश जी के पास आता हूं। अभी तो चुनाव है। हाँ, हितेश जी के पास मैं आऊंगा। हरीश जी, मेरा आपसे छोटा सवाल यह है कि चुनाव खत्म होने के ऐन बाद कमलनाथ का यह स्टेटमेंट कि पुलिस का, प्रशासन का जमकर दुरुपयोग हुआ है, ये क्या सेफर साइड के लिए बयान दिया गया है, या दरअसल चुनाव आयोग में इतनी शिकायतें कर दी गई उसके बाद भी कांग्रेस को अब तक यही दिख रहा है कि चुनाव प्रभावित हुआ है, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, बीजेपी ने जमकर इस्तेमाल किया है? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह हितेश वाजपेयी जी बोल रहे थे कि सुबह जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, इस तरह की बयानबाजी तो कहीं ना कहीं ये निराशा दिखाती है कि सेफर साइड के लिए कल को कोई बात होती है तो कहा जा सके कि हमारे साथ इन सीटों पे ये हुआ था, देखिए परिणाम ये आए, या ईवीएम को दोष दें या पुलिस प्रशासन को दोष दें, तो ये दोष देने की प्रक्रिया है। और आप देखिए दोनों दलों के जो मुखिया हैं उनमें आत्मविश्वास लबरेज ज्यादा दिखेगा। उसका मुख्य वजह कि मतदान से लेकर मतगणना तक अपने कार्यकर्ता को जोश से भरा रखना होता है, क्योंकि मतदान वाले दिन कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे शाम तक डटा रहे और मतगणना वाले दिन भी पोलिंग एजेंट वहां डटा रहे, क्योंकि गड़बड़ी की आशंका रहती है। तो उनमें कहीं भी निराशा भावना है, तो मुखिया के दलों में आत्मविश्वास लबरेज देखेंगे। आप कमलनाथ जी देखिए, शिवराज जी देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, सुबह भी इस बात को लेकर बात हुई थी कि ना बॉडी लैंग्वेज से ना उनकी बातों से कहीं भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कहीं कोई हताशा का माहौल है, और पूरी तरह से यही उनका स्ट्रेटेजी होती है कि जाता है और ये माइंड स्ट्रेटेजी भी होती है। मैं बहुत स्वागत करता हूं इस बीच ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब का, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर, विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद हितेश जी आपके पास आता हूं। ब्रजेंद्र जी, चुनाव शुरू होता है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि विकसित देशों में भी आज बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में ईवीएम से चुनाव होते हैं। मतदान खत्म होता है, कमलनाथ कहते हैं कि प्रशासन का जमकर दुरुपयोग किया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट चुनाव शुरू होने से पहले और शुरू होने के फौरन बाद और उसके बाद फिर चुनाव पूरा होने के बाद, एक स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह का और एक स्टेटमेंट कमलनाथ का, ये क्या बताता है सर? कांग्रेस के खासतौर पर समर्थक में चिंता की लहर है? नहीं, कोई चिंता की लहर नहीं है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। मध्य प्रदेश में 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सिंह जी ही उसका चेहरा थे, और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने उनकी सरकार को हटाया था, उनकी नीतियों में भरोसा नहीं किया था या उनको नकारा था, और मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की सरकार को बनाया गया था। कांग्रेस बहुत बेहतर कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम भी कर रही थी, हर वर्ग के लिए काम कर रही थी, विकास के मामले में हो, व्यक्तिगत लोगों को, गरीबों को सुविधा देने के मामले में हो, निवेश के मामले में, हर क्षेत्र में हम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे थे। और अचानक खरीद फरोख्त करके जिन लोगों को बेचैनी थी कि इनके कहीं ना कहीं 15 साल के कारनामे खुलना शुरू ना हो जाए, इसलिए उस सरकार को गिराने का इन लोगों ने काम किया। हमारे सिंधिया साहब भी उसमें जाके मिले और मिली जुली कुश्ती में वो सरकार को इन्होंने गिराया। तो लोग, जो आम आदमी है, वो इस बात से आक्रोशित था कि जब हमने 15 साल इनके चेहरे को हटाया था और कांग्रेस की सरकार को बनाया था, तो फिर से वोट के बजाय नोट के दम के ऊपर ये सरकार को इन्होंने कैसे गठन कर लिया, और हमारे साथ धोखा हुआ है। जो मतदाता था वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने पूरी दमदारी के साथ आज वोट डाला है। और मैं भी इस बात को कहता हूं कि प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम किया है। इसलिए मैं सुमावली में प्रभारी भी था। आज आपने सुबह से देखा, जितने भी कुशवाहा बूथ थे, जितने भी पाल समाज के बूथ थे, जितने जाटो समाज के बूथ थे, उनके बाहर निरंतर गोलियां चलती रहीं और एक समुदाय विशेष को लोग गोलियां चलाते रहे और प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा, क्योंकि वो वोट वहां पर पड़े नहीं। और ये लोगों को डराने का, धमकाने का ये प्रयास था। इस लोकतंत्र में एक बार आपने प्रजातंत्र की हत्या करने का काम किया,
आज जब आपका प्रशासन है, आपका शासन है, तो आपका नैतिक दायित्व बनता था कि शांतिपूर्वक मतदान हो। एक नहीं, मैं कई राठौर साहब इस पर लौट रहा हूं, आपके पास आऊंगा। हितेश जी आपके पास आ रहा हूं। हितेश जी, इत्तेफाक की बात है कि आज जिन 28 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें आपके आधे तो मंत्री थे, उसमें करीब 14 मंत्री थे जिन्होंने 2 इस्तीफा दे दिया, 12 मंत्री रह गए। और मंत्रियों के मामले में राठौर साहब लौट रहा हूं आपके पास, राठौर साहब लौट रहा हूं। 12 मंत्रियों में को आपने सर चुनावी मैदान में उतार दिया, 2 ने भी हाल ही में इस्तीफा दिया है। और मंत्रियों के हिसाब से रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा आपका, 2013 में भी और 2018 में भी। 2013 में 10 मंत्री हारे, 2018 में 13 मंत्री हारे। मंत्रियों को आप जनता के बीच भेजते तो हैं, लेकिन आपके मंत्री जनता को पसंद नहीं आते। देखिए आसिफ जी, मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसका परिणाम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो हम लोगों ने 18 से भी सबक लिया और उसके बाद बहुत अच्छे काम किए हैं। जो बातें हरीश जी बता रहे थे, 5-6 सीटों की जो बात कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने की, मैं हरीश जी को अभी दिखा ही रहा था कि वहां बूथ वाइज हमने डेटा सुबह 7 बजे से निकाला। आसिफ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जहां पर ईवीएम देर से चालू हुई या दिक्कतें आई होती हैं सुबह सुबह, वहां लाइनें लगी हुई थी जहां 45 और 40% और 35% आपने वोटिंग काउंट किया है। उसके बाद उन बूथों पर दहशत आई, गोलियां चली, सुमावली में चली, उसके बाद लोगों ने निकलना बंद कर दिया। नहीं तो आमतौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सुबह का खेत का काम करके लोग उसके बाद आते हैं। आप तो हरीश जी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में पोलिंग या तो अर्ली मॉर्निंग हो जाती है या फिर लेट इवनिंग होती है। और मेरे पास एक डेटा है कंट्रोल रूम के थ्रू हमारे प्राप्त हुआ हर पोलिंग बूथ का, कि कहां पर कितने लोग बाहर खड़े थे और फिर जब गोली चालन हुआ उसके बाद कैसे चले गए, कहां लठ चले, कहां पर जाति सूचक शब्दों के साथ, बिल्कुल हरीश जी ने ठीक कहा, उनको उद्वेलित किया गया, फिर चले गए। फिर हम लोगों ने शिकायत करी, रीस्टार्ट कराई, लेकिन रीस्टार्ट के बाद उतनी भीड़ नहीं आ सकी। तो जहां जहां पर कांग्रेस की सीटें नहीं थी, कांग्रेस को ये लगा कि यहां पर ये वोटिंग परसेंटेज इनका परिणाम बिगाड़ देगा, वहां पर हिंसा हुई है। 5-6 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस में तो वही कह रही है वाजपेयी साहब की, और इसी वजह से पोलिंग परसेंटेज 35, 40 और 45% रहा है। गजब हो गया भाई, गजब हो गया जी। कांग्रेस में तो यही कह रही कि प्रशासन संभाल नहीं पाया, वहां गोलियां चलती रही। ये बात हो सकती है क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो पोलिंग बूथ नहीं, मैं आसिफ जी आपकी बात से सहमत हूं और इस बात का जवाब लिया भी जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जब हमारे पास जैसे रियल टाइम रिपोर्टिंग आती है, हमने वहां के एसपी से बात करी, फिर एसपी ने स्पेशल फोर्सेस भेजी और वहां पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये भी बता दूं मैं, ऐसा नहीं है प्रकरण पंजीबद्ध है यहाँ पे, हमने छोड़ा नहीं है। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको राठौर साहब। हम गाड़ी में बैठ के मुस्कुराने देंगे तो साहब ऐसे चुनाव नहीं हो पाएंगे। कितना बड़ा सफेद झूठ, मतलब इससे बड़ा सदी का कोई झूठ नहीं हो सकता। सबको मालूम है जो बूथ के अंदर जो लोग फंसे थे सर पंजीबद्ध है नाम ले रहे हैं। अरे मैं बूथों की सूचियां दे दूंगा जहां 35% से 45% पोलिंग हुई है, वहां कितने लोग बाहर खड़े हुए थे और किन लोगों ने लाठियां चलाई, किन लोगों ने गोली, लोग गिरफ्तार हैं। आप हमें लगता है ऐसे बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे थे जैसे आपको पता था कहां गोली चलनी। ठीक है साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन जैसे हमें उम्मीद थी, अगर कोई ये सोच रहा था कि चुनाव के बाद सियासी नेताओं के एक दूसरे पर आरोप थम जाएंगे, तो आप यकीन मानकर चलिए ये तब तक नहीं थमेंगे जब तक आखिरी वोट की गिनती नहीं हो जाती है। क्योंकि जैसा हरीश जी ने भी कहा और आप भी जानते हैं कि बड़े नेता अपनी बॉडी डाउन नहीं होने देते, कंधे झुकने नहीं देते हैं, कार्यकर्ताओं को चार्ज रखते हैं, मोटिवेट रखते हैं, चाहे उनको खुद को आंकड़े एहसास करा दे कि होने वाला क्या है। और इसी वजह से हितेश जी भी पूरी ताकत लगा रहे हैं